सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें राजन सीरीज पूरा कंप्लीट मैंने आपको सॉल्व करा दिया है और पवन सीरीज में आपको करा रहा हूं। पिछले एक ही क्लास में हमने पूरा बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया था। 53 प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों को देख लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देखने वाले हैं। 2 से 3 क्लास में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं। इन सभी प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, तो जरूर अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिएगा। और मैं लिंक इस तरीके से करके आपको बताऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा रटना याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को पूरा कंसंट्रेट होके देखिएगा और बहुत अच्छे से हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो अब चलिए देखते हैं। अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। कंप्यूटर के सामने वाला लिंक क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड थर्ड सेमेस्टर सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के किस शब्द से हुई? तो प्रौद्योगिकी शब्द यानी कि टेक्नोलॉजी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसी तरीके से ग्रीस भाषा में शब्द है टेक्निकोस, जिससे जो है वह टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 से मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट देखिए किन किन चीजों से मिलके चलता है। टेलीफोन लाइन से चलता है इंटरनेट, आपको पता है, मॉडेम से चलता है, नेटवर्क से चलता है। इंटरनेट खुद एक नेटवर्क है। उपग्रह संचार से चलता है, केबल नेटवर्क से चलता है। तो इन सभी चीजों, ये सब क्या है, मुख्य भाग हैं इंटरनेट के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो ईमेल है, इंटरनेट रिले चैट है और टेलनेट। ये सब क्या है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। यह क्या है, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का एक कार्य बताइए? तो विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त कराना। यह क्या है, इंटरनेट का कार्य है। इंटरनेट की कार्य है सभी विषयों से जुड़ी जानकारी जो भी क्लाइंट्स हैं उन तक पहुंचाना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, ईमेल क्या है? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डॉक मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना है। ठीक है, तो आप समझते होंगे जैसे चिट्ठी को भेजा जाता है लिख करके, वैसे ही लिख करके और कंप्यूटर की सहायता से जब हम लोग इस चिट्ठी को भेजते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, FTP का दूसरा नाम बताओ? तो FTP का दूसरा नाम या पूरा नाम यहाँ पे है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट रिले चैट क्या है? तो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। इंटरनेट रिले चैट क्या है? इसके द्वारा एक व्यक्ति जो है एक ही समय पे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों का नाम बताइए? तो www.dbrau.ac.in डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये शैक्षिक पोर्टल है, वेबसाइट है। और यह देखिए www.ncert.com, तो ये क्या है, एनसीईआरटी की वेबसाइट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 11 है, विकिपीडिया क्या है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह एक शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यह एक क्या है, यह एक शिक्षा जगत से
किसी भी विषय में जानकारी के लिए विकिपीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। किसी इंसान के बारे में जानकारी, किसी जगह के बारे में जानकारी, किसी नियम के बारे में जानकारी, रूल रेगुलेशन, जगहों के बारे में, देशों के बारे में, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, विकिपीडिया के द्वारा आप जान सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का उल्लेख करें। तो मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं? ई बुक है और वेब पोर्टल है, ठीक है, जिसपे जानकारी मुफ्त में उपलब्ध रहती है, जहां से शिक्षण का कार्य किया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 13 है, ई बुक क्या है? तो वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं, ई बुक कहलाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 14 है, वेब पोर्टल क्या है? तो वेब पोर्टल एक प्रकार के संबंध पेज हैं जिन्हें विभिन्न कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पे जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वेब पोर्टल मुख्यतः जो होते हैं वह क्या होते हैं, एक तरीके से वेब पोर्टल में आपको लॉगिन भी करना होता है। वेब पोर्टल जो होते हैं वो जैसे वेबसाइट पे आप पूरा एक ही बार में जानकारी सबके लिए उपलब्ध रहती है, देख पाते हैं, लेकिन वेब पोर्टल में हर एक यूजर की आईडी होती है, जिसके बाद उसको अलग चीजें दिखती हैं, ठीक है, और उससे जो जानकारी दिखनी चाहिए वही जानकारी मिलती है, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 15 है, विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ताओं द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो रिले चैट के माध्यम से यह जो है संचार प्रक्रिया होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 16 है, सीडी क्या है? तो यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क है जिस पर एल्युमिनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है और जिसके माध्यम से इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है, यह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 17 है, डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करती हैं? तो सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती हैं। आपने देखा होगा डीवीडी में एक लेंस लगा होता है और लेंस के द्वारा लेजर डाला जाता है जिससे जो डेटा है वह रीड किया जाता है और स्टोर कैसे किया जाता है, ऑप्टिक के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, YouTube क्या है? तो YouTube तो आपको बताना ही नहीं है, YouTube पे ही आप या ऐप पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह एक वीडियो वेबसाइट है या आप लिख सकते हैं वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों यथा मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान तिथि विशेष को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है और कोई अपना वीडियो भी साझा कर सकता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 20, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? तो डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जा सकता है। तो डिजिटल श्यामपट्ट आप समझ गए कि इस पे क्या होता है, यह एक प्रकार का पर्दा या स्क्रीन होता है जिसपे प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न चीजों को दर्शाया जा सकता है, स्लाइड्स को दर्शाया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 21 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो ओवरहेड में देखिए कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लेंस होता है, ठंडा करने की व्यवस्था होती है, फोकस व्यवस्था होता है और एपिडायस्कोप। तो ये सभी क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की उपयोगिता बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि क्लास जो
क्लास है उसका माहौल बदला जा सकता है, और जो बच्चों की रुचि है पढ़ाई में उसको बढ़ाया जा सकता है, और जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आसानी से बना करके श्यामपट्ट पे नहीं दर्शाया जा सकता है उनको इसके माध्यम से आसानी से दर्शाया जा सकता है, और समय की और धन की बचत की जा सकती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, ई प्रयोगशाला क्या है? तो ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। देखिए ई प्रयोगशाला जैसा कि नाम से ही है, ई लेबोरेटरी, ई लैब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लैब है। जैसे कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो लैब में जो भी जानकारी है पदार्थों के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, ये सारी जानकारी आप ले सकते हो। और वर्चुअली भी आजकल आप 2 रिएक्शन करके देख सकते हो परिणाम क्या मिलेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। दूरस्थ शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो कहीं पे मान लेते हैं कि जा करके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं और उनके पास समय नहीं होता है, वह किसी सेवा में है, कहीं जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? दूरस्थ शिक्षा है, और इस माध्यम से वह पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, एड्यूसैट क्या है? तो एड्यूसैट मैं आपको बार बार बताता हूँ, एजुकेशनल सैटेलाइट है, एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26, एड्यूसैट की स्थापना कब की गई थी, या एड्यूसैट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा यानी कि इसरो द्वारा 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, एड्यूसैट का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो ये है जीसैट 3। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया? तो प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ 23 नवंबर 1997, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये जो डेट है प्रसार भारती ने अपनी सेवाएं जो शुरू की वह 23 नवंबर 1997 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित सेवाएं कौन सी हैं? अब देखिए किस नाम से प्रसार भारती अपनी सेवाओं को, रेडियो की सेवा और दूरदर्शन की सेवा किस नाम से देता है? रेडियो की सेवा ज्ञानवाणी स्टेशन से आता है, ज्ञानवाणी रेडियो चैनल के माध्यम से, और दूसरा है दूरदर्शन सेवा जो है वह दूरदर्शन और ज्ञान दर्शन, कृषि दर्शन, इस तरीके के चैनलों के नाम से आता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन ने शैक्षिक सेवाओं मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई सेवाएं, जैसे शिक्षा का कोई कार्यक्रम रेडियो का कब शुरू हुआ पहली बार? तो वो सन 2000 में शुरू हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? शैक्षिक दूरदर्शन मतलब कि एजुकेशनल टीवी, दूरदर्शन को टीवी बोलते हैं जनरली हम लोग, तो ई टीवी बोला जाता है शैक्षिक दूरदर्शन को। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, नई चीजों को सीखना, यह क्या है? शैक्षिक दूरदर्शन का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34, ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का एक शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रम का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू आपको पता है यूनिवर्सिटी है, तथा शैक्षिक संस्थानों के संयुक्त प्रयास से होता है। तो ज्ञान दर्शन चैनल क्या है कि यह एक दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है और इस पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं शिक्षा से रिलेटेड, जिससे लोगों में जागरूकता हो, लोग चीजों को सीख पाएं और जिनका
जो शिक्षा से जुड़ाव खत्म हो गया वो लोग शिक्षा से फिर से जुड़ पाए, अपने ज्ञान की वृद्धि कर पाए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार आदि, ये हैं शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। तो किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े समुदाय तक पहुंचाने का यह कार्य सुलभ साधन है। ठीक है, शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता यही है कि यह बहुत विशाल लोगों तक जो है वह समुदायों तक शिक्षा को पहुंचाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो meritnation.com यह है ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी हुई वेबसाइट। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ई ट्यूशन क्या है? तो जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेष से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया ई ट्यूशन कहलाती है। अब ट्यूशन आप सभी को पता है कि एक अध्यापक जो होते हैं वह बच्चे को पढ़ाते हैं। इसी तरीके से अगर यह ट्यूशन बच्चा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ले रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ई ट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 39 है, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? तो रोजगार, जिसपे रोजगार की, नौकरी की जानकारी मिलती है, ऐसे पोर्टल्स हैं freshworld.com, naukri.com, monster.com आदि। ये सब क्या है? जैसे freshersworld.com क्या है? जैसे फ्रेशर्स किसको बोला जाता है? जो लोग नया नया पढ़ के निकलते हैं और पहली बार जॉब करते हैं उनको फ्रेशर्स बोला जाता है। तो freshersworld.com, naukri.com, नौकरी का मतलब आप समझ ही रहे हो, जॉब। उसके बाद monster.com, तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। तो देखिए दूरदर्शन के बहुत सारे गुण हैं, ये बहुत, इसकी पहुंच बहुत विस्तृत होती है। एक गुणी शिक्षक जो है वह बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, और गुणी मतलब कि ऐसा शिक्षक जो अपने काम में बहुत निपुण है, पढ़ाने में बहुत निपुण है, उसकी कमी भी पूरी कर सकता है। क्योंकि एक शिक्षक का रिकॉर्डेड क्लास होगा, वह बार बार चल जाएगा, या एक शिक्षक एक बार में पढ़ाएंगे तो सभी विद्यार्थी एक बार में पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कई सारे गुण आप लिख सकते हैं कि यह विषय को रोचक बनाता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, दूरदर्शन का एक दोष बताइए। तो इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो दूरदर्शन में कई बार हो जाता है, चीजें आगे पीछे भी हो सकती हैं, तो उसमें श्रृंखलाबद्ध बच्चा अपने विचारों को नहीं कर पाता है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब आपको सीरियल में चीजें नहीं पता चलती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, तो ये सभी ऑफिस पैकेज के ही अंदर आते हैं और ये ऑफिस से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43, कार्यालय में एमएस वर्ड का एक कार्य बताइए। तो कार्यालय पत्र तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब क्या काम होता है? ये सब एमएस वर्ड का काम होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं? अब देखिए रो ये होता है, ये रो होता है, और ये जो खड़ी पाई होती हैं ये कॉलम होती है। तो पूछ रहा है कि एक वर्कशीट में, एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने रो कितने कॉलम होते हैं? तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और उसमें 10,48,576 रो होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके द्वारा स्लाइड्स का निर्माण किया जाता है और प्रेजेंटेशन इसमें तैयार करना काफी आसान होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, एमएस पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। तो मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित करना, यह एमएस पावर पॉइंट की विशेषता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे ये जो सभी प्रश्न है वह आपको समझ में आ रहे होंगे कंप्यूटर विषय के, और सभी याद भी हो जा रहे होंगे लगभग। आपको एक दो बार और वीडियो आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई होगी।
तो इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आसान भाषा में सभी लोग इस तरीके से इन क्लासेस को देख पाएं और सभी प्रश्नों को समझ पाएं। ठीक है, तो शेयर करिए अधिक से अधिक, और जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताइए, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन होगा, उसको दबाइए और उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। अब इसके साथ ही सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं, लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का भी नाम टारगेट यूपी टेट सीटेट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर बना सकते हैं। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज सभी क्लासेस बिना प्रचार के देखने को मिल जाएंगी और सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, राजन सीरीज के पीडीएफ, पवन सीरीज का पीडीएफ और मास्टर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डाउट आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सुविधाएं जो मिल जाएंगी ऐप पे। तो इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका आधा पार्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सभी जो अति लघु उत्तरित प्रश्न है उनको खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।